हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें अपना सबसे पहला टॉपिक है लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन से जीवों में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होगा। तो सबसे पहले अपना एग्जाम्पल है मानव और ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या है, हम जानते हैं फल मक्खी। उसमें कैसा होता है, एक्स वाई प्रकार का, यानी मानव और ड्रोसोफिला में सेम होता है, जिसमें एक्स एक्स का मतलब तो क्या है, मादा या फीमेल, और एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा, नर। और अगर हम इसमें बात करें तो एक्स 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 का मतलब है अगर समान गुणसूत्र आ रहे हैं तो मादा क्या होती है, समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस, और नर क्या होता है, विषम युग्मजी। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, अपना बुक का एग्जाम्पल है पक्षी यानी कि बर्ड्स, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, और मछलियां। इन फिशेज में कौन सा होता है, ZWZZ टाइप का। कौन सा होता है, ZW या ZZ, ZW भी लिख सकते हैं अपन, ZW टाइप का। ठीक है। और इसमें देखिए, तो ZW का मतलब क्या है, मादा, और ZZ का मतलब क्या है, नर। यानी कि इनमें उल्टा होता है, इनमें मादा क्या होती है, विषम युग्मजी, और नर क्या होता है, सम युग्मजी। ठीक है, एग्जाम्पल्स अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव में लिंग निर्धारण, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल पूछा जाता है और सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मानव में अगर हम लिंग निर्धारण की बात करें तो देखिए, मानव में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46, यानी कि 23 जोड़ी। ठीक है, हम ये जानते हैं। देखिए, 8th क्लास के टॉपिक में भी है ये, 10th में भी है, और 12th में भी आता है। तो कुल गुणसूत्र कितने हो गए, 46 या 23 जोड़ी, जिसमें से अलिंग यानी कि ऑटोसोम कितने हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं 44, यानी कि 22 जोड़ी, 22 पेयर्स। ठीक है। और केवल लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, दो। लिंग गुणसूत्र होते हैं दो, यानी कि एक जोड़ी, और वो कौन से होते हैं, एक्स और वाई। अब अगर मादा है तो उसमें हम जानते हैं एक्स एक्स, और अगर नर है तो उसमें एक्स वाई। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अब अपन बात करते हैं कि मान लो कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होगा। मान लो कि ये नर है और ये मादा है, एक्स वाई और एक्स एक्स। तो ये है जनक पीढ़ी। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसके युग्मक। तो इसके ये युग्मक क्या बनेंगे, एक्स और वाई अलग अलग हो जाएंगे, एन कंडीशन में आएंगे। इससे केवल क्या आएगा, एक्स, क्योंकि फीमेल के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फीमेल समयुग्मजी है। ओके, तो इससे एक्स ही आएगा। तो अगर एक्स से एक्स मैच हुआ तो क्या बन जाएगी संतति, मादा या लड़की। और अगर वाई आया तो एक्स वाई, तो यानी कि नर। बस। अब किसी भी कपल के अगर मादा या नर यानी कि लड़का या लड़की होने की प्रायिकता कितनी होती है, 50%, यानी कि ये कोई नहीं बता सकता कि होने वाला बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि फादर के स्पर्म से यानी कि पिता के शुक्राणु से एक्स जाएगा या वाई जाएगा, ये कोई चीज डिसाइड नहीं करती है। अगर एक्स गया तो लड़की हो जाएगी, और अगर वाई जाता है तो लड़का या नर हो जाएगा। तो ये अपना टॉपिक क्या है, मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है। और अगर पूछ ले कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा है जो गुणसूत्र है उत्तरदायी, तो हम जानते हैं वो गुणसूत्र कौन सा हो जाएगा, वाई। ओके, वाई पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। क्या हो जाएगा, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। अब देखिए, मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण होता है, मधुमक्खी में एक प्रणाली कार्य करती है, अगुणित द्विगुणित प्रणाली। कौन सी प्रणाली, अगुणित द्विगुणित प्रणाली, यानी कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम। कैसे, अगर हम बात करें इनके गुणसूत्र की, तो देखिए, मधुमक्खी में जो मादा मक्खी होती है, मादा मक्खी जिसे हम बोलते हैं श्रमिक, ओके, उसमें गुणसूत्र होते हैं 32, यानी कि ये होती है 2n। लेकिन जो नर मक्खी होती है जिसे हम बोलते हैं ड्रोन, उसमें गुणसूत्र केवल कितने होते हैं, 16, यानी कि n ही होता है। अब देखिए, अगर निषेचन होता है, अगर निषेचन होता है तो मक्खी बनेगी मादा मक्खी, और अगर निषेचन नहीं होता है तो क्या बनेगी, नर मक्खी। ठीक है, इसको अपन समझते हैं। मान लीजिए कि अगर मादा मक्खी है, और हम जानते हैं कि जो मादा मक्खी होती है
पूरे छत्ते में उनमें से एक आगे विकसित होकर रानी मधुमक्खी बनाती है और फिर आगे वो अंडे देने का कार्य करती है। तो देखिए इसमें पहले होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और जिससे 2 एन कोशिका बनेगी, जिसमें गुणसूत्र कितने होंगे? 16 की एन कोशिका। कौन सी बन गई? एन कोशिका। और ये 16 ही है, तो इसमें आगे समसूत्री विभाजन होता रहता है। नर में केवल कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री, ठीक है। ये एन ही होगा। अब अगर इन दोनों का निषेचन होता है तो होने वाली संतति क्या बन जाएगी? मादा मक्खी। क्या बन जाएगी? मादा मक्खी या श्रमिक, ठीक है। लेकिन अगर निषेचन नहीं होता है, ये अगर ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है, तो इसका विकास किसके रूप में हो जाएगा? नर के रूप में। ये क्या बन जाएगा? नर या ड्रोन। और जो श्रमिक है उनमें से एक विकसित होकर क्या बना लेगी? रानी मधुमक्खी, और वो छत्ते में केवल अंडे देने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये था अपना मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। अगर प्रणाली का नाम पूछ ले तो क्या आंसर हो जाएगा? अगुणित द्विगुणित प्रणाली। और अगर देखिए अगर निषेचन होगा तो मादा मक्खी बनेगी, और अगर निषेचन नहीं हुआ तो अगुणित नर या ड्रोन बनेगा। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है आनुवंशिक रोग या आनुवंशिक विकार। अब देखिए आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? आनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं जो पेरेंट से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि अगर पिता माता को रोग है तो उनके बच्चों में भी रोग होने की संभावना होती है। उन्हीं रोगों को अपन क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रोग या विकार। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं। अब ये जो रोग होते हैं वो 2 प्रकार के, एक तो होता है लिंग संलग्न रोग और एक होते हैं अलिंग संलग्न रोग। इनके बारे में अगर हम मोटा मोटा बात करें तो क्या होगी? लिंग संलग्न रोगों में तो जो रोग का कारक है वो लिंग गुणसूत्रों पर होगा। कहाँ पर होगा? लिंग गुणसूत्रों पर, यानी कि एक्स या वाई पर। और जो अलिंग संलग्न रोग हैं, जो अलिंग संलग्न रोग हैं, उनका जो कारक है वो कहाँ पर होगा? अलिंग गुणसूत्रों पर। कहाँ पर होगा? अलिंग गुणसूत्रों पर। तो लिंग संलग्न रोगों का कारक है वो किस पर होगा? एक्स वाई गुणसूत्रों पर, और मोस्टली एक्स पर ही होता है। वाई गुणसूत्र के इतने रोग नहीं होते। अलिंग संलग्न रोगों का जो कारक है वो कहाँ होगा? अलिंग गुणसूत्रों पर। ये भी अगर हम देखें तो प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। अपने कोर्स में केवल अप्रभावी रोग दिए हुए हैं, लिंग संलग्न के भी और अलिंग संलग्न के भी। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स लिंग संलग्न प्रभावी रोग, वैसे ये होता नहीं है नॉर्मली, अपने कोर्स में भी नहीं है, बट एग्जाम्पल्स आपको बता दूं। हाइपर ट्राइकोसिस कौन सा रोग है? हाइपर ट्राइकोसिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अप्रभावी के एग्जाम्पल्स की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट और अपने कोर्स में भी हैं, तो कौन से होते हैं? हीमोफीलिया और वर्णांधता। हीमोफीलिया और वर्णांधता। वर्णांधता को इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। नेक्स्ट है इसके प्रभावी रोग। अगर हम अलिंग संलग्न के प्रभावी रोगों की बात करें तो देखिए एक होता है हंटिंगटन रोग। हंटिंगटन रोग, ठीक है। ये एक मतलब कि न्यूरोलॉजी की डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें दिमाग की जो है वो नर्व सेल्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं टूटने लगती है। ये होता है हंटिंगटन रोग। अप्रभावी रोग की अगर हम बात करें तो कौन से होता है भाई? सिकल सेल एनीमिया। कौन से होते हैं? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन सा होता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब हम एक एक रोग को लेके पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो भी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं तो कौन कौन से? ये हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये कौन से रोग है? ये रोग है एक्स लिंग संलग्न रोग, और कौन से हैं? एक्स लिंग अप्रभावी। और ये तीनों कौन से हैं भाई? अलिंग संलग्न रोग है और अप्रभावी रोग है, ठीक है। यही अपने कोर्स में है अप्रभावी, अपने को इन्हीं को ज्यादा महत्व दे देना है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्स लिंग संलग्न रोगों को एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए वर्णांधता हो गया, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया को इंग्लिश में भी हीमोफीलिया ही बोलते हैं, ठीक है, हीमोफीलिया। अब देखिए वर्णांधता और हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो देखिए ये पहले तो दोनों ही रोग कैसे हैं?
एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी, एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। ये इनकी विशेषता है कि भाई ये कौन से रोग हैं, एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी। और सेम टू सेम ये भी कैसा हो जाएगा, एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग। अब देखिए वर्णांधता रोग में होता क्या है, वर्ण अंधा, ठीक है, वर्ण यानी कि रंग और अंधा कलर यानी कलरफुल, और ठीक है ब्लाइंडनेस यानी कि रंगों का अंधा। तो यह रोगी व्यक्ति क्या होगा जिसको वर्णांधता रोग होगा, वह लाल व हरे रंग में, लाल व हरे रंग में विभेद करने में अक्षम होगा, यानी कि विभेद नहीं कर पाएगा, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, ठीक है। वर्णांधता जो रोग है उसमें क्या होता है कि जो रोगी व्यक्ति है वो लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होगा कि जो व्यक्ति है उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया जिसको रोग है उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, अर्थात यदि व्यक्ति को थोड़ी सी चोट भी लग जाए, यदि किसी व्यक्ति को थोड़ी चोट लगे, थोड़ी चोट भी लगे तो रक्त नहीं रुकेगा, तो रक्त का बहाव नहीं रुकता। हाँ भाई, व्यक्ति में रक्त का बहाव नहीं रुकेगा तो हो सकता है ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए या उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये रोग कौन सा हो गया अपना, हीमोफीलिया और वर्णांधता। अब देखिए ये होता किस कारण है, ये एक्स गुणसूत्र में के, ठीक है, में उत्परिवर्तन किस कारण होता है, उत्परिवर्तन। और इसका भी कारण क्या है, सेम एक्स गुणसूत्र में उत्परिवर्तन। तो देखिए पहली बात क्या है, यह एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। हीमोफीलिया भी कैसा है, एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी। इसमें क्या होगा, व्यक्ति है वो लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और हीमोफीलिया के बारे में अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, रॉयल डिजीज, या जिसे कहते हैं हिंदी में शाही रोग। इसे अब रॉयल डिजीज या शाही रोग का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की क्वीन या महारानी विक्टोरिया की वंशावली में देखा गया था। विक्टोरिया कौन सी होगी भाई, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की वंशावली में देखा गया था, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, रॉयल डिजीज या शाही रोग। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन रोग के जीनोटाइप्स को अपन किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए एक्स एक्स ये क्या है भाई, सामान्य मादा, ये क्या है, सामान्य मादा। और एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा, सामान्य नर, क्या हो जाएगा, एक्स वाई का मतलब सामान्य नर। अब देखो अगर एक्स एक्स इस पर अगर सी आ गया दोनों पर तो क्या हो जाएगा, रोगी मादा या वर्णांध मादा। कैसी हो जाएगी, वर्णांध यानी कि जिसको वर्णांधता रोग है, वर्णांध मादा। और अगर इस पर अगर सी आ गया तो क्या हो जाएगा, वर्णांध नर, ठीक है। अब अगर फीमेल में एक पर अगर एक्स सी आए और दूसरे पे ना आए तो ये मादा खुद रोगी तो नहीं होगी, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, वाहक मादा, इसे हम क्या कहेंगे, वाहक मादा। तो फीमेल के पास में ऑप्शन है, अगर उनके एक एक्स गुणसूत्र पर सी यानी कि वर्णांधता का जीन आ जाता है तो भी वो खुद रोगी ना होगी, लेकिन उनके बच्चे हो सकते हैं। अब देखिए अगर फीमेल है और अगर उसको उसके होने वाले जो बच्चे हैं वो आगे क्या हो सकते हैं, रोगी, लेकिन ये खुद रोगी नहीं होगी, ठीक है। सेम टू सेम जीनोटाइप्स अगर हम लिखना चाहें तो एक्स एच एच, इसका मतलब क्या है, हीमोफीलिया मादा, जिस मादा को कौन सा रोग है, हीमोफीलिया मादा। और अगर एक्स एच वाई तो क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक पिता या हीमोफिलिक नर, हीमोफिलिक नर। और अगर नेक्स्ट है अगर एक्स एच एक्स तो क्या हो जाएगी वो, वाहक मादा। ये क्या हो जाएगी, मादा वाहक, यानी कि जो फीमेल है वो कैरियर या वाहक हो सकती हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप्स बनाने याद रखना, आगे अपन इसके जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो ये अपने को बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। आप एक बार फिर से देखिए कि यहाँ पर सी जैसे ही आ गया तो ये क्या हो गया, वर्णांध।
नर में अगर सी आते ही वो वर्णांध होना है, लेकिन मादा में अगर एक सी आया है तो वो खुद रोगी नहीं होगी, वो कैसी होगी, वाहक। लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो क्या हो सकते हैं, रोगी। ठीक है,